13 डिफरेंट कॉलोनीज। उनका लोकेशन क्या था? अभी जो अमेरिका है उसका ईस्टर्न सी बोर्ड में अबाउट 1000 किलोमीटर अप एंड डाउन था, और उसके उस तरफ एपलेशन माउंटेन था जी। तो वो छोटा सा देश था। वो छोटा सा देश जिस तरह से अपना एक्सपैंड किया कर कर के अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक चला गया, वो क्या था? वो तो एम्पायर बिल्डिंग ही था। शुरू में पैदा होते ही एम्पायर बिल्डिंग शुरू हो गया। वो एम्पायर बिल्डिंग हुआ कैसे? अमेरिका में बहुत सारे इंडियन ट्राइब्स थे, उनको इंडियन ट्राइब्स कहते थे, बट अलग अलग किस्म के थे। अमेरिका ने डिप्लोमेसी के साथ, झूठ मूठ बोल के, धोखा दे के, पैसा दे के, धीरे धीरे लड़ाई भी करके एक्सपांसन किया। उनका जो डॉक्ट्रिन था वो था मैनिफेस्ट डेस्टिनी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जब बन चुका था उसका डेस्टिनी ये कहता है कि ये एक्सपांड करेगा, राइट। तो धीरे धीरे उन्होंने पूरा अमेरिका बना लिया, कब्जा कर लिया। और जैसे मैंने बताया उसमें वार भी था, डिप्लोमेसी भी था, ब्राइबिंग भी था, धोखेबाज भी था। ऐसे ऐसे भी इतिहास में लिखा हुआ है कि कोई ट्राइबल चीफ को बुलाएंगे, रात को दारू पिला देंगे, सुबह होने से पहले साइन करवा लेंगे, फिर डिक्लेयर करेंगे ये तो हमारा टेरिटरी है, इस टाइप का था। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गया 1823 में, एक जेम्स मनरो करके प्रेसिडेंट थे। उनका डॉक्ट्रिन काफ़ी फेमस है क्योंकि अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें अपना एक कोलेटरल लगाया उसमें। हाँ, तो 1823 में क्या हुआ, लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में कुछ देश अपना इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे। और वहाँ स्पेनिश कॉलोनी भी था, वहाँ पोर्चुगीज़ कॉलोनी ब्राज़ील में भी था। उस टाइम में उन्होंने ये कहा था, जब अमेरिका का थोड़ा सा पावर हो गया 1823 में, उन्होंने ये कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कुछ भी हो रहा है, कोई भी यूरोपियन देश का अधिकार नहीं है कि वहाँ इंटरफेयर करें, ये हमारा इलाका है। मतलब क्या? मतलब ये है कि जब कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन खत्म हो गया, वो कॉन्टिनेंट के बियॉन्ड जाके लैटिन अमेरिका के ऊपर नज़र डाला, उस टाइम अमेरिका का इतना पावर नहीं था, पर थियोरेटिकली ये बोल दिया कि डोंट इंटरफियर इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद जब आप स्पेनिश अमेरिकन की वॉर की बात करते हैं, क्या हुआ? जैसे एवोल्यूशन हुआ, जब जो एवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन इकोनॉमी हुआ, सिविल वॉर भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एपिसोड है अमेरिकन हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि सिविल वॉर जब छेड़ा, उस सिविल वॉर में जितने अमेरिकन दूसरे अमेरिकन को मारे, वो टोटल कैजुअलिटी इज मच मोर देन ऑल द अमेरिकन डेथ इन ऑल द वॉर्स इन देयर हिस्ट्री एक्सेप्ट वियतनाम। सही। तो वो देश तो दो टुकड़ा होने जा रहा था, उनको बचा लिया। अब्राहम लिंकन को बोलते हैं कि वो तो स्लेवरी के खिलाफ थे, मतलब सारे लोग, एवरी इंडिविजुअल को कैसे फ्रीडम मिलना चाहते थे? नहीं, अब्राहम लिंकन ने इसीलिए फाइट किया कि यूनियन को बचाए। स्लेवरी सेकेंडरी था, यूनियन को कैसे बचाए उनका ये अधिकार था। ये अमेरिकन सोच, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस उसको दर्शाता है। फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन हुआ, वार के बाद रिकंस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ता है। धीरे धीरे जब 1880s तक आ गए, अमेरिकन इकोनॉमी काफ़ी बढ़ गया, अमेरिकन कैपिटलिज्म का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे इंपीरियलिज्म में कैसे होता है, इंपीरियलिज्म जब कैपिटलिज्म इतना ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है, वो सरप्लस प्रॉफिट को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो सोचते हैं, बाहर ढूंढते हैं मार्केट कहाँ इन्वेस्ट करें। फिर रॉ मटेरियल्स बाहर ढूंढें, देश का बाद में देख लेंगे, पहले बाहर ढूंढो कहाँ कहाँ रॉ मटेरियल है, वही करते हैं, राइट। तो अमेरिकन इंपीरियलिज्म ऑलमोस्ट तैयार था 1880s में। उस टाइम में अमेरिका का नेवल एक्सपेंशन हुआ, ज़बरदस्त नेवल शिप बिल्डिंग शुरू हो गया, राइट। अमेरिका ऐसा लग रहा था कि अमेरिका तैयार हो रहा है कैसे दूसरे देश में जाके अपना कॉलोनी बनाएगा, बट अमेरिका इतना पावरफुल नहीं था। यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, इंपीरियल पावर्स बहुत पावरफुल थे, राइट, उस टाइम में, बट उनका जो लीडरशिप वो तैयार कर रहे थे। ऐसा है कि उस टाइम में बॉस्टन में एक म्यूजिक फेस्टिवल हुआ करता था, इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल, मोस्टली यूरोपियन अमेरिकन होते थे। उसी 1880s में एक म्यूजिक फेस्टिवल में, बॉस्टन म्यूजिक फेस्टिवल में उन्होंने मिलिट्री म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया, अमेरिकन मिलिट्री म्यूजिक, उसको प्राइज मिला। ऐसा लगा कि बैंड बजने वाला है, अमेरिका बाहर जाके अपना कॉलोनी बनाने वाले हैं।
बट उस टाइम में देखा कि कॉलोनी बनाए तो कैसे बनाए, तो वर्ल्ड मैप को देखा कि कौन कौन देश इंपीरियल पावर हैं, स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। अगर अमेरिका भी एक कॉलोनी बनाएगा, उस टाइम कॉलोनी वाज द करेंसी ऑफ पावर, जिसके पास कॉलोनी है वो पावरफुल है, तो हमें भी एक कॉलोनी चाहिए। उन्होंने देखा, स्टडी किया कि यार सबसे वीक इंपीरियल पावर कौन सा है, देखा कि स्पेन है। उन्होंने स्टडी किया कि स्पेन इज द वीकेस्ट लिंक इन द इंपीरियल ग्रुप ऑफ नेशंस, तो लड़ाई करनी है तो उनसे उनके साथ करें, एकदम स्ट्रेटेजाइज किया, राइट। तो फिर देखा कि क्यूबा में, जो कि स्पेनिश कॉलोनी था, एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उनको जस्टिफाई करना है, ओपनली जाके कॉलोनी नहीं बनाना, मोरल जस्टिफिकेशन देना है एक्सपांशनिज्म का। फिर उन्होंने देखा कि अच्छा क्यूबा में ये हो रहा है। फिर देखा कि स्पेन का कॉलोनी फिलीपींस में है, और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, चाइना को अपना अपना टुकड़ा टुकड़ा बना रहे हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कब्जा कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि चाइना में अमेरिका एक ओपन डोर नोट भेजा सबको कि चाइना शुड बी फ्री फॉर ऑल टू डू बिजनेस एंड ट्रेड। पर उस टाइम बाकी दूसरे पावर इतने पावरफुल थे कि अमेरिका का जो ओपन डोर नोट था उसको तो डस्टबिन में डाल दिया, चल हटो यहीं से करके। बट अगर अपना अधिकार, कोट अनकोट अधिकार को उसको आगे बढ़ाना है तो उनको मिलिट्री पावर बनना पड़ेगा। तो एशिया पैसिफिक, अभी आजकल इंडो पैसिफिक एरिया में भी उनको मिलिट्री फुटहोल्ड हो जाए तो क्यों ना करें। फिर स्ट्रेटेजाइज करके उन्होंने स्पेन को एक वार्निंग दिया कि क्यूबा इज सीकिंग इंडिपेंडेंस, आपको क्यूबा छोड़ के जाना पड़ेगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। क्यूबा 89 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा है। तो उनको एक अल्टीमेटम दिया स्पेन को। स्पेन का बेचारा राजा ऐसा तो दुर्बल ही था, उन्होंने मान लिया। अगर वो मान लिया तो इनका पूरा स्ट्रेटजी खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और अमेरिका में अनाउंस कर दिया कि स्पेन इज एक्सप्लॉइटिंग द पीपल इन क्यूबा एंड वी हैव टू प्रोवाइड फ्रीडम टू क्यूबा, यू हैव टू लिबरेट क्यूबा, वी हैव टू लिबरेट अदर्स। इतना बढ़िया अमेरिकन हिस्ट्री में है, जब इराक में भी आए थे 2003 में, वी हैव टू लिबरेट इराकीस, हाँ राइट, लाइक दैट। उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था। उस टाइम एक नेवल एडमिरल थे जनरल डीवी, और डीवी देखे कि स्पेन को हराना है तो हमें तो मेन टारगेट है फिलीपींस को कब्जा करना है, और वहाँ इनका ज़्यादा पावरफुल नहीं भी कुछ नहीं है। तो डीवी स्टार्टेड सेलिंग। एक सेकंड, स्पेन फिलीपींस में भी? स्पेन वाज द कॉलोनियल पावर इन फिलीपींस फॉर 300 ईयर्स, राइट। इतना बढ़िया स्टोरी है वो। फिर उन्होंने धीरे 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 फिलीपींस की तरफ गए। जब वार डिक्लेयर किया अमेरिकन कांग्रेस में, द फर्स्ट शॉट वाज नॉट फायर्ड इन क्यूबा, इट वाज फायर्ड इन मनीला बे। इसका मतलब क्या है कि मेन टारगेट है मनीला। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर्स इन हिस्ट्री 7 दिन में खत्म हो गया। स्पेन हार गया। जब स्पेन हार गया उसका भी एक कारण है, वहाँ भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था। अच्छा। वहाँ जैसे हमारा गांधी है, वहाँ एक एगिनाल्डो हुआ करते थे। एगिनाल्डो के साथ अमेरिका ने समझौता किया, वी हैव कम टू लिबरेट यू, सपोर्ट अस। जब युद्ध खत्म हो जाएगा आप फिलीपींस रखिए, हम चले जाएंगे, वी आर द लिबरेटर। अच्छा। बट जब वार खत्म हो गया 7 दिन के बाद, उन्होंने गए नहीं। एगिनाल्डो डिमांड किया आप जाओ यहीं से। जब उन्होंने नहीं गए, क्योंकि उनका गोल ही अलग था, सही बात है, फिलिपिनोस ने लड़ाई करना शुरू कर दिया। एंड दैट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन फिलीपींस कंटिन्यूड फॉर 7 years। फिर जाके उनको कब्जा कर पाए और उसको अपना कंट्रोल में ले आए। जब फिलीपींस एक कॉलोनी बन गया, फिर अमेरिका में डिबेट हुआ ये फिलीपींस का करें क्या। हम तो वी बिलीव इन लिबरेशन, फ्रीडम, वी डोंट बिलीव इन कॉलोनीज, क्या करें। डिबेट हुआ अमेरिका में, टू बी एन इम्पीरियलिस्ट और नॉट टू बी एन इम्पीरियलिस्ट। वो डिबेट में कुछ लोग बोले कि ये कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो कुछ लोग बोले कि फिलीपींस को 51st स्टेट बना दो। नहीं, ये तो एनेक्सेशन हो जाएगा, इम्पीरियलिज्म हो जाएगा, हम कैसे करें इसको। फिलीपींस को आज़ाद दे दो। आज़ादी दे दें, अगर आज़ादी दे दें, स्पेन चला गया, हार गया, तो जापानी जाके कंट्रोल कर लेंगे, जब जापान नहीं करेगा तो जर्मनी कर लेगा, ये तो गलत होगा। फिर उन्होंने एक मोरल हाई ग्राउंड है ना, वो लेके बोले
कि फिलीपींस के लोगों को मैथमेटिक्स नहीं आता, वो खुद को रूल नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा अनपढ़ गंवार हैं उधर, तो वी हैव टू गो एंड सिविलाइज देम एंड देन क्रिश्चियनाइज देम। White man's burden. कैसे क्रिश्चियनाइज करेंगे वो भी देखिए। इट वॉज मैकिनली वॉज द प्रेसिडेंट। जी। ही वॉज टॉकिंग टू ए ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, और उन्होंने कैसे ड्रामाटाइज की तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं फिलीपींस को कॉलोनी बनाने के लिए। उन्होंने बोला, जेंटलमैन, मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा हूँ फिलीपींस के साथ क्या करूँ। इट फेल ऑन माई लैप लाइक ए राइप एप्पल। अच्छा। इसको क्या करूँ मैं, रखूँ, फेंक दूँ, क्या करूँ। लास्ट नाइट मैं डेस्परेट हो गया, रात के 12 बजे आगे पीछे चला। Then I knelt down, looked up and said, "Oh Jesus, help me! What am I going to do with this goddamn Philippines?" Then came the light. ये recorded history, huh? Then came the light, and I was told, "Go and civilize them and Christianize them." जो भी मैकिनले का स्पीच लिखा या मैकिनले ने खुद बताया, उसको ये मालूम नहीं था कि फिलीपींस में 300 साल से क्रिश्चियनी था। रिसर्च कमजोर रह गई। सेल्फ सर्विंग जस्टिफिकेशन देके उसको कब्जा करके फिर अनाउंस कर दिया कि अमेरिका हैज बिकम ए मेजर पावर इन द वर्ल्ड। अच्छा। नॉट ए ग्रेट पावर, नॉट ए सुपर पावर, वन ऑफ द मेजर पावर्स। हमारे पास भी कॉलोनी है भाई। राइट। फिर उसके बाद लोगों को खुश करने के लिए जनरल ड्यूई के नाम पे टी शर्ट बना, हैट बना, लोग खुश हो गए, अमेरिका इज नाउ ए मेजर पावर। दिस इज हाउ द यूएस emerged as quote unquote a major power in the world.